वीणावादिनी माँ शारदे के श्री चरणों में नमन। प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। एसएमसी एस मंगल क्लासेस शिक्षण विधियों की सीरीज़ 9 में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बच्चों, अब तक 8 सीरीज़ मैं अपलोड कर चुका हूँ और एक स्पेशल सीरीज एनसीएफ 2005 की भी अपलोड की है। मैं आप पर विश्वास करके चलता हूं कि आपने वो सभी प्रश्न हल कर लिए होंगे, समझ लिए होंगे। अब आगे अपन चलते हैं। शिक्षण विधि और प्रविधि के संदर्भ में एक भ्रम है अधिकांश बच्चों को। तो देखें, शिक्षण विधि पद का प्रयोग बड़े व्यापक अर्थ में होता है। एक ओर तो इसके अंतर्गत अनेक प्रणालियां एवं योजनाएं सम्मिलित की जाती हैं, दूसरी ओर शिक्षण की बहुत सी प्रक्रियाएं भी सम्मिलित कर ली जाती हैं। यानी जो शिक्षण विधि है वो एक व्यापक पद है और इसमें विधियों में प्रविधियां, टेक्निक्स, युक्तियां, ये सब सम्मिलित हो जाती हैं इसके अंदर। कभी कभी लोग युक्तियों को भी विधि मान लेते हैं, परंतु ऐसा करना भूल है। यानी युक्ति को भी विधि मान ली जाती है तो वो गलत है, ध्यान में रखना ये बात को। युक्तियां किसी विधि का अंग हो सकती हैं, यानी विधि के अंदर युक्तियां सम्मिलित हो सकती हैं और एक विधि में एक से अधिक युक्तियां भी शामिल हो सकती हैं। संपूर्ण विधि नहीं, एक युक्ति अनेक विधियों में प्रयुक्त हो सकती है। यानी विधि अपने आप में पूर्ण है और उस विधि की सहायता करने के लिए जो तकनीकियां हम काम में लेते हैं वो युक्तियां कहलाती हैं, वो प्रविधियां कहलाती हैं। तो प्रश्नोत्तर कभी भी विधि नहीं होती बच्चों। प्रश्नोत्तर सदैव क्या होती है? प्रविधि होती है, युक्ति होती है। ये हर विधि के अंदर यूज में ली जाती है, इसका उपयोग किया जाता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इस सीरीज का पहला प्रश्न। बालकों में बौद्धिक गुणों के साथ साथ सामाजिक भावना का विकास करने वाली है। 4 विकल्प हैं बच्चों आपके पास। पहला है खेल विधि, दूसरा है आगमन विधि, तीसरा है प्रयोगशाला विधि और चौथा है उपरोक्त सभी। अब इस प्रश्न का उत्तर बच्चे जल्दीबाजी करेंगे और उपरोक्त सभी पर आंसर ठीक लगा के आ जाएंगे। आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि 2 बातें हैं इसके अंदर, इस प्रश्न के अंदर। एक तो बौद्धिक गुणों का विकास करने वाली हो और साथ में सामाजिक भावना का भी विकास करने वाली हो। यदि मैं प्रयोगशाला विधि की आपसे बात करूं, क्या प्रयोगशाला विधि के अंदर ठीक है बौद्धिक क्षमता का तो विकास होता है, बौद्धिक गुणों का तो विकास होता है, क्या सामाजिक भावना का भी विकास होता है? नहीं। क्यों? क्योंकि सामाजिक भावना तब विकसित होती है जब हम ग्रुप में कोई काम को करते हैं। तो प्रयोगशाला विधि इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। जब प्रयोगशाला नहीं हो सकता तो उपरोक्त सभी भी नहीं हो सकता। आगमन विधि की बात करें तो आगमन विधि भी क्या करती है कि बौद्धिक गुणों का विकास करती है, सामाजिक भावना का विकास नहीं करती, क्योंकि इसमें भी अध्यापक और विद्यार्थी एक दूसरे से अंतः क्रिया करते हैं। जबकि खेल विधि एक ऐसी विधि है जिसमें मानसिक क्षमताएं, बौद्धिक क्षमताएं भी विकसित होती हैं और साथ साथ खेल भावना का जब विकास की अपन बात करते हैं तो सामाजिक भावना का भी विकास होता है, क्योंकि खेल अकेले विद्यार्थी के द्वारा नहीं खेला जा सकता, समूह में विद्यार्थी के द्वारा खेला जाता है। इसलिए बच्चों इसका जो आंसर है वो फर्स्ट वाला सही है। सेकंड वाला प्रश्न पढ़ें। विचार गोष्ठी प्रविधि में अध्यक्ष का कार्य होता है। यानी विचार गोष्ठी के अंदर 4 प्रकार के सदस्य रखे जाते हैं। पहला होता है अनुदेशक, जिसका काम होता है व्यवस्थाएं करना, संचालन करना। दूसरा होता है अध्यक्ष, तीसरा होता है विषय के विशेषज्ञ और चौथा जो होता है बच्चों वो होते हैं विद्यार्थी, जो प्रतिभागी के रूप में इसमें होते हैं। तो इसमें अध्यक्ष की क्या भूमिका होती है इस विचार गोष्ठी के अंदर? तो 4 विकल्प हैं आपके पास। विचार गोष्ठी हेतु प्रकरण का चयन करना नहीं। विचार गोष्ठी हेतु चूँकि
सबसे पहले प्रकरण का चयन किया जाता है और इस प्रकरण का जो चयन किया जाता है वो आयोजक मंडल के द्वारा किया जाता है, ना कि अध्यक्ष के द्वारा। अध्यक्ष जो होता है वो विषय के विशेषज्ञ जो होते हैं उन सब में सीनियर जो अध्यापक होता है या विशेषज्ञ होता है उसे अध्यक्ष बनाया जाता है। तो विचार गोष्ठी हेतु प्रकरण का चयन करना अध्यक्ष का कार्य नहीं होता। वाद विवाद को प्रकरण पर नियंत्रित करना, बिल्कुल जो वाद विवाद चल रहा होता है और टॉपिक पर जो चर्चा चल रही होती है उस पर नियंत्रण करना होता है कि कहीं जो प्रतिभागी हैं वो इधर उधर भटक ना जाएं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि गोष्ठी जिस पर्पज से की जाती है वो पर्पज ना होकर के दूसरे विषयों पर वार्तालाप शुरू हो जाता है। तो इस पर जो नियंत्रण करने की जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है? अध्यक्ष की होती है। तीसरा विकल्प भी देख लें, प्रकरण को गहन रूप से तैयार कर श्रोतागणों के मध्य प्रस्तुत करना। नहीं, प्रकरणों को भी गहन रूप से अध्यक्ष के माध्यम से तैयार नहीं किया जाता और ना ही श्रोतागणों के मध्य प्रस्तुत किया जाता है। श्रोतागणों के मध्य जो प्रस्तुत करने वाले होते हैं वो प्रस्तावक होते हैं, यानी प्रस्तावक के माध्यम से इसे प्रस्तुत किया जाता है। तो उपरोक्त सभी भी नहीं हो सकता, इसलिए बच्चों इसका आंसर क्या हो गया? सेकंड हो गया। तीसरा प्रश्न है, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का अंतिम पद होता है। यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे प्रश्न का उत्तर गलत करेंगे। क्यों? क्योंकि कईयों को लगेगा कि इसका मूल्यांकन होना चाहिए, क्योंकि अधिकांश शिक्षण विधियों के अंदर जो अंतिम पद होता है वो मूल्यांकन का होता है या निष्कर्ष का होता है। लेकिन यहाँ पर मूल्यांकन और निष्कर्ष नहीं होता, यहाँ होता है पुनरावृत्ति। जो अध्यापक है वो पुनरावृत्ति के माध्यम से ही विद्यार्थी का मूल्यांकन करते हैं। यानी जो बच्चे कार्य कर चुके होते हैं उसी की वापस से अध्यापक के माध्यम से पुनरावृत्ति की जाती है और उसे अध्यापक पता लगा लेता है कि कितना बच्चे ने ज्ञान का अर्जन किया है। तो पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का जो अंतिम पद होता है वो क्या होता है? पुनरावृत्ति होता है। ध्यान में रखना, मूल्यांकन नहीं होता। ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है बच्चों, विद्यालयों के विषयों में अभिक्रमित अनुदेशन के प्रयोग का सुझाव किसके द्वारा दिया गया? 4 विकल्प हैं आपके पास। यानी विद्यालयों के विषयों में अभिक्रमित प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की जिसके अपन बात कर रहे हैं, इसके प्रयोग का सुझाव जो दिया गया था वो ज़्यादा कुछ करना नहीं, पहला वाला विकल्प ही इसका सही है। भारतीय शिक्षा आयोग, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जिसे शिक्षक आयोग भी कहा जाता है, जिसे कोठारी आयोग भी कहा जाता है, इसके द्वारा यह सुझाव दिया गया था। तो अभिक्रमित अनुदेशन के प्रयोग का सुझाव भारतीय शिक्षा आयोग के द्वारा दिया गया। पांचवा प्रश्न, अनुसंधान विधि में अध्यापक की भूमिका होती है। यानी अनुसंधान विधि में अध्यापक की क्या भूमिका होती है? क्या एक पथ प्रदर्शक की होती है? क्या एक सहयोगी की होती है? क्या एक मित्र की होती है? या फिर उपरोक्त तीनों भूमिकाएं होती हैं? तो यदि अनुसंधान विधि को आपने ठीक प्रकार से समझा हो, जाना हो, तो रास्ता बताने का काम, गाइडेंस देने का काम, आगे बढ़ाने का काम जो होता है वो अध्यापक का होता है। यह करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित होती है, यानी विद्यार्थी के द्वारा अपनी सक्रिय भूमिका रखते हुए करके सीखना होता है और अध्यापक की जो भूमिका है वो एक उसे रास्ता बताने की होती है, पथ प्रदर्शक की होती है। दूसरा ऑप्शन सहयोगी की, बिल्कुल सहयोगी की भूमिका भी होती है। वो उसका सहयोग भी करता है, जहाँ विद्यार्थी की कठिनाई महसूस होती है वो उसका समाधान करने का रास्ता भी यहाँ पर बताता है। और मित्र की भूमिका भी होती है, यानी जब बड़े स्तर पर अनुसंधान होता है तो मित्रवत व्यवहार, एक सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार उस विद्यार्थी के साथ किया जाता है। तो यहाँ जो आंसर है बच्चों, उपरोक्त सभी, यानी पथ प्रदर्शक की भूमिका भी होती है, सहयोग की भूमिका होती है और मित्र की भी भूमिका होती है। प्रश्न नंबर 6, विद्यार्थियों को दी गई समस्या का मूल्य किस प्रकार का होना चाहिए? जो बच्चों को समस्याएं दी जाएं क्लास में
वो किस प्रकार की होनी चाहिए, उसका मूल्य किस प्रकार का होना चाहिए। 4 विकल्प, पहला है सामाजिक, दूसरा है दार्शनिक, तीसरा है शिक्षात्मक और चौथा है वैज्ञानिक। चलिए बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका। यस, बहुत अच्छा। इसका आंसर क्या होगा, शिक्षात्मक होगा। यानी कक्षा कक्ष में जो हम बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे। समस्या का मूल्य सामाजिक नहीं, दार्शनिक नहीं, वैज्ञानिक नहीं, ये शिक्षात्मक में ये सब चीज़ें सम्मिलित हो जाती हैं। यानी जो इन तीनों में व्यापक है, चारों में, वो है शिक्षात्मक। तो आंसर क्या हो गया इसका, शिक्षात्मक मूल्य से संबंधित समस्याएं होनी चाहिए। 7वां, सन 1908 में प्रोजेक्ट शब्द का प्रयोग किसने किया। 4 विकल्प हैं, शांति निकेतन ने, हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने, इलिनॉयस विश्वविद्यालय ने और चौथा विकल्प शिक्षा के मैसेच्यूसेट्स स्टेट बोर्ड ने। तो प्रश्न थोड़ा सा जटिल जरूर है, यदि तुमने पढ़ा है तो आंसर दे पाओगे, नहीं तो नहीं दे पाओगे। यानी प्रोजेक्ट शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था वो 1908 में किया गया था और 1918 से यह लगातार प्रयोग में आने लगा था। इस शब्द को विज्ञान की शाखा अभियांत्रिकी से लेकर के आए थे। तो इसका जो सबसे पहले प्रयोग है 1908 में जो किया गया, वो किया गया था शिक्षा के मैसेच्यूसेट्स स्टेट बोर्ड के द्वारा। तो याद कर लीजिएगा इस प्रश्न को, जिससे यदि परीक्षा में आए तो ठीक हो जाए। प्रश्न नंबर 8, बालक समस्या के सभी पहलुओं की जांच करता है। यानी ऐसा कौन सा उद्देश्य है, शिक्षण उद्देश्य है, जिसमें बालक समस्या के सभी पहलुओं की जांच कर लेता है तो उस उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रश्न का उत्तर बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे, जबकि प्रश्न आसान है, छोटा प्रश्न है। ज्ञान के अंतर्गत नहीं, अवबोध के अंतर्गत। अब अवबोध के अंदर कर सकते हैं इसका उत्तर, लेकिन गलत हो जाएगा। अनुप्रयोग के अंदर भी कुछ बच्चे कर सकते हैं, वह भी गलत हो जाएगा। इसलिए चौथा वाला विकल्प इसका सही है, अभिप्रति। ध्यान में रखिएगा, ये जो यहाँ बात दी जा रही है आपके लिए, सभी, इसका आंसर जो है वो सभी पहलुओं को लेकर के है, जिसमें ओवरऑल की अपन बात करते हैं, और जब सभी पहलुओं की जांच करने की बात आती है तो ये बात किसके अंदर आती है, अभिवृत्ति के अंतर्गत आती है। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से कार्य सूचक क्रिया है। 4 विकल्प है और ये प्रश्न परीक्षा में आ चुका है आपकी में पहले। पहला जानना, दूसरा देखना, तीसरा रेखांकित करना और चौथा सुनना। ये मेरी पुस्तक में जब 2004 में पहली आरपीएससी के माध्यम से तृतीय श्रेणी के अध्यापक की परीक्षा हुई थी, तभी इस प्रश्न को मैंने अपनी पुस्तक में डाल दिया था और उसके बाद ये प्रश्न आया था। तो जानना एक कार्य सूचक क्रिया नहीं है, देखना भी कार्य, जिसमें कार्य किया जा रहा हो। कार्य सूचक का मतलब होता है जिसमें कार्य कर रहे हैं बच्चे। तो जानना में कोई कार्य नहीं किया रहा, देखने में भी कोई कार्य का नहीं किया जा रहा, सुनने में भी कोई कार्य नहीं किया जा रहा। किसमें कार्य किया जा रहा, रेखांकित करना। तो सीधा कार्य सूचक और कार्य सूचक का रिलेशन जो है वो किसके साथ है, रेखांकित करने के साथ में है। प्रश्न नंबर 10, एक विद्यार्थी 2 या 2 से अधिक वस्तुओं में संबंध स्थापित कर लेता है, उसे कौन से उद्देश्य की प्राप्ति होती है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा सोचने का नहीं है। यहाँ जो संबंध स्थापित करने की बात की जा रही है बच्चों, और जब संबंध स्थापित करने की बात की जा रही है 2 या 2 से अधिक वस्तुओं में, तो ये संबंध स्थापित करना किसके अंतर्गत आता है, आपका पढ़ा हुआ है। आंसर क्या होगा इसका, अवबोध। संबंध स्थापित करना, अंतर करना, तुलना करना, संबंध स्थापित करना, ये किसके पहलू हैं, अवबोध के पहलू हैं। तो सीधा आंसर हो गया इसका अवबोध। प्रश्न नंबर 11, मौखिक गणित शिक्षण लाभकारी होता है क्योंकि इससे।
एकाग्रता बढ़ती है, क्रमबद्धता बढ़ती है, स्वावलंबन की भावना का विकास होता है, स्वच्छता व शुद्धता आती है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? यस, इसका आंसर है फर्स्ट विकल्प, एकाग्रता बढ़ती है। जब मौखिक उत्तर देता है बच्चा तो उसे बहुत ध्यान से उत्तर देना होता है, वो फटाफट नहीं बोल सकता। जबकि हम लिखित कार्य में करते हैं तो कुछ भी लिखते हुए चले जाते हैं, मौखिक कार्य में कुछ भी नहीं बोल सकते। मौखिक कार्य के अंदर, मौखिक गणित के अंदर हमें चिंतन करके, सोच विचार करके बोलना होता है, इसलिए उससे क्या होता है, एकाग्रता बढ़ती है। क्रमबद्धता की बात नहीं कर सकते, स्वावलंबन की भावना का विकास की बात नहीं कर सकते, स्वच्छता और शुद्धता की बात नहीं कर सकते, किंतु इन चारों विकल्पों में राइट विकल्प है वो एकाग्रता बढ़ती है। 12वां प्रश्न है, कथन का कथन है, और कथन है तो कथन तो याद रखने ही पड़ेंगे आपके अभी तक आपके पास बहुत सारे कथन आ चुके हैं। तो चलिए कथन क्या कह रहा है, विज्ञान अंत संबंधित संप्रत्यों एवं संप्रत्यात्मक योजनाओं की श्रृंखला है जो परीक्षण और प्रयोगों के परिणाम स्वरूप विकसित हुई है, यह कथन है। यह कथन किसका है बताइए? कोठारी आयोग का, डैम्पियर का, गैलीलियो का या कोनांट का? तो चूंकि स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट में समझने का ना होकर के याद करने का होता है, ये जो स्टेटमेंट दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है? कोनांट के द्वारा दिया गया है। अब आता है प्रश्न नंबर 13, जैविक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। अब जैविक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं तो पर्यावरण के अंतर्गत तो जीव जंतु भी आते हैं, वायुमंडल भी आता है, सूर्य का प्रकाश भी आता है। तो उपरोक्त सभी बच्चे करके आएंगे? नहीं, आंसर ध्यान में रखना, यहाँ शब्द दे रखा है जैविक। पर्यावरण के अंदर तो चारों चीज आती है, जीव जंतु, वायुमंडल, सूर्य का प्रकाश, इसलिए उपरोक्त तीनों हो जाएगा। जैविक शब्द दिया गया, और जैविक शब्द जो कि पर्यावरण के अंदर हम देखते हैं तो एक मानव निर्मित पर्यावरण होता है, जो प्राकृतिक होता है। तो जो जीव जंतु होते हैं वो जैविक के अंतर्गत आते हैं। वायुमंडल है, प्राकृतिक है। सूर्य का प्रकाश है, यह भी प्राकृतिक होता है। जैविक पर्यावरण, जीव जंतु। और अजैविक पर्यावरण पूछा जाता तो वायुमंडल होता और सूर्य का प्रकाश। प्रश्न नंबर 14, यह भी एक स्टेटमेंट है बच्चों। सामाजिक अध्ययन मनुष्य तथा उसकी सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के प्रति की गई प्रक्रियाओं से संबंधित है। इसमें मानवीय संबंधों का अध्ययन होता है। यह कथन है, यह जो कथन है वो किसका है? क्या मोदालियर आयोग का है, माइकेलिस का है, राष्ट्रीय शिक्षक शैक्षिक समुदाय आयोग का है और मुफाद का है? अब पता नहीं है तो फिर तुक्का लगाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे। याद कर लीजिएगा, सामाजिक अध्ययन मनुष्य तथा उसकी सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के प्रति की गई प्रक्रियाओं से संबंधित है। इसमें मानवीय संबंधों का अध्ययन होता है। यह कहने वाले हैं माइकेलिस। माइकेलिस ने इस स्टेटमेंट को दिया है। प्रश्न नंबर 15, कक्ष में शिक्षण सहायक सामग्री की आवश्यकता होती है। कक्ष में शिक्षण सहायक सामग्री की आवश्यकता होती है। पहला विकल्प, विद्यार्थियों का ध्यान विषय वस्तु की ओर आकर्षित करने हेतु। तो बिल्कुल सही है विकल्प। सहायक सामग्री जब हम दिखाते हैं तो बच्चों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित होता है, तो पहला विकल्प ठीक है। अब क्या करना चाहिए? तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, पहले विकल्प जैसे ही दिखा सही करते कि नहीं, मैंने पहले भी कहा था कि आपको चारों विकल्प पढ़ने, और चारों विकल्प पढ़ने हैं उसके बाद आंसर देना है। दूसरा, विद्यार्थियों में विषय के प्रति रुचि विकसित करने हेतु। यस, विषय वस्तु की ओर ध्यान आकर्षित भी करना होता है, और बच्चों में विषय के प्रति रुचि विकसित करने के लिए भी हम सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं। तीसरा, कक्षा में शिक्षक का एकाधिकार कम करने हेतु। बिल्कुल, कक्षा में जब हम व्याख्यान विधि की अपन बात करते हैं तो व्याख्यान विधि में शिक्षक का एकाधिकार होता है उसमें, इसलिए व्याख्यान विधि से बच्चों को समझने में कठिनाई आती है। और जब उसमें सहायक सामग्री का उपयोग कर लिया जाता है, प्रदर्शन कौशल का उपयोग कर लिया जाता है, प्रदर्शन विधि का उपयोग कर लिया जाता है, तो जिसे हम कहते हैं व्याख्यान प्रदर्शन विधि,
तो वहाँ पर शिक्षक का एक तरीके से मैं कहूँ एकाधिकार कम होने लगता है और सहायक सामग्री के माध्यम से बच्चा सीखता है। इसलिए इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, फोर्थ, चौथा वाला आंसर इसका करेक्ट है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, 16वां प्रश्न, हर्बर्ट अपनी योजना में सर्वाधिक बल देता है। बताइए, 4 विकल्प हैं, आंसर आपके पास में है और आपका आंसर ठीक है। ऐसा कुछ मिलता जुलता प्रश्न पहले भी आ चुका है। मैंने पूछा था पाठ्य योजना में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा स्टेप होता है, तो आंसर वहाँ पर बताया था आपको प्रस्तुतिकरण। तो यहाँ पर भी हर्बर्ट अपनी योजना में जो सर्वाधिक बल देते हैं वो किसको देते हैं, प्रस्तुतिकरण को देते हैं, प्रस्तावना को नहीं देते, सहायक सामग्री को नहीं देते, मूल्यांकन को नहीं देते बच्चों, ध्यान में रखिएगा। अब बारी आती है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17, निम्न में से वाचिक सामग्री है, वाचिक सामग्री कौन सी है, ग्राफ मानचित्र, उदाहरण कहानी, श्यामपट्ट बुलेटिन बोर्ड या सभी। तो सामग्री तो सभी है, ग्राफ भी है, मानचित्र भी है, उदाहरण कहानी, श्यामपट्ट बुलेटिन बोर्ड, लेकिन कहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है, किस शब्द पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वाचिक। वाचिक माने बोलने वाला, बोलने वाली जब अपन बात करते हैं तो ग्राफ और मानचित्र बोले नहीं जाते, बनाए जाते हैं। श्यामपट्ट और बुलेटिन बोर्ड भी प्रदर्शित करने के काम में आते हैं। तो उपरोक्त तीनों आंसर ना हो करके बच्चों आंसर कहाँ दिख रहा है आपको, जिस उदाहरण भी बोलना होता है, कहानी भी बोलनी होती है और बोलते हैं, तो वो सामग्री कौन सी होती है, वाचिक सामग्री कहलाती है। प्रश्न नंबर 18, शिक्षण मूल्यांकन शिक्षण अधिगम व्यवस्था का कौन सा सोपान है, बताइए। आसान सा प्रश्न, छोटा सा प्रश्न है और इसका पहले भी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आंसर बताया था कि अधिकांश विधियों में जो मूल्यांकन होता है वो अंतिम पद होता है। तो यहाँ पर जो सोपान है ये वो कौन सा वाला है, अंतिम सोपान है, ध्यान में रखिए। प्रश्न नंबर 19, मापन की निश्चय स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, यह कथन है। एक स्टेटमेंट है ये मापन के संदर्भ में, और बच्चों ये स्टेटमेंट जो दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है, एस.एस. स्टीवेंसन। एस.एस. स्टीवेंसन ने कहा मापन की निश्चय स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। यानी मापन की जो ये परिभाषा दी गई है वो किसके द्वारा दी गई है, स्टीवेंसन के द्वारा दी गई है। प्रश्न नंबर 20, सीसी में व्यापक पहलू का अर्थ है। पिछली वाली जो सीरीज 8 थी उसमें हमने सतत शब्द की बात की थी। सीसी में सतत पहलू का अर्थ है, और जब सतत पहलू का अर्थ है तो वहाँ पर इसका विकल्प जो बताया था, आपको आंसर बताया था, सतत माने लगातार, तो पहला वाला विकल्प था। अब यहाँ पूछा जा रहा है आपसे व्यापक पहलू है, और जब व्यापक पहलू की बात कर रहे हैं अपन तो बताइए पहला वाला विकल्प तो होगा नहीं क्योंकि सतत की बात करता है। दूसरा वाला विकल्प बच्चे की प्रगति का समग्रता में बोध होता है, ठीक है, ये विकल्प ठीक लग रहा है। तीसरा बच्चों के सीखने और विकासात्मक पहलुओं का मानदंड आधारित चित्रण है, नहीं। और उपरोक्त तीनों तो वैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि पहला वाला विकल्प नहीं है। आंसर सही है यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प, बच्चे की प्रगति का समग्रता में बोध होता है। व्यापक शब्द से तात्पर्य समग्रता से है, इसलिए हम इसको कहते हैं कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। कॉम्प्रिहेंसिव यानी समग्र, समग्र यानी व्यापक, तो जिसमें समग्रता की बात की जाती है, प्रगति के समग्रता की बात है, उसका बोध हो रहा है। इसलिए आंसर क्या हो गया, सेकंड वाला हो गया, बच्चे की प्रगति का समग्रता में बोध होता है। तो ये बच्चों 20 प्रश्न आपके पूर्ण हो गए। बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि इन प्रश्नों को रिपीट करते रहना,
क्योंकि बहुत सारे प्रश्न कंफ्यूज कर सकते हैं, बहुत सारे कथन एक बार पढ़ने से कन्फ्यूज़न रह जाता है, और जब बार बार पढ़ते हैं तो वो कन्फ्यूज़न क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। जब इन प्रश्नों को बार बार करेंगे तो बहुत सारे कन्फ्यूज़न आपके क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं सर थ्योरी पढ़ाओ। इस समय थ्योरी पढ़ने का समय बच्चों नहीं है, परीक्षा नज़दीक आ रही है, इसलिए इसमें मैं आपको कंसेप्ट समझाता चला जा रहा हूँ, और उन कंसेप्ट को समझ जाओ, साथ में प्रश्नों की पुनरावृत्ति करते रहो, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो बच्चों, मैं तो यही कहूँगा आपसे, ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक करने में कंजूसी ना करें, सब्सक्राइब भी करें, और इसको शेयर भी करते चले जाएं, जिससे कि अनेक विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, थैंक्स देता हूँ कि आप इसी तरीके से मुझे अपना प्यार देते रहेंगे, और मैं आगे आपके लिए बहुत अच्छे प्रश्न और तैयार कर देता रहूँगा। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।